हाँ बच्चों, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन लिखूं, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है जिसको मैंने एक एरो से शो किया है। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हुई, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके उस वेक्टर का जो एरो है ना, उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो मुझसे कोई कह दे आज कि भैया ऐसा है कि अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया है ज़ीरो। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि जो एरो का लेंथ है वो ज़ीरो हो गया है, यानी कि एरो इतना छोटा हो गया है कि उसकी लेंथ ज़ीरो हो गई है। तो मैथमेटिक्स में पॉइंट ही ऐसी ज्योमेट्री होती है, ठीक है, जिसकी लेंथ ज़ीरो मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात समझ में आ गई कि अगर ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफिकली इसको हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि अगर नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, जो कि होता है, तो ऐसी सिचुएशन में नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, वो है पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप पॉइंट को ठीक से ऑब्जर्व करें तो एक पॉइंट की इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो सकती हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं पॉइंट की। तो अगर बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वेक्टर की बहुत डायरेक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? एक वेक्टर का एक प्लेस पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। एक वेक्टर का एक प्लेस पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। इस वजह से अगर पॉइंट नल वेक्टर होता है, अगर पॉइंट नल वेक्टर होता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं डायरेक्शन बताने के, लेकिन हम बता सिर्फ एक सकते हैं। मतलब ये कहने का कि जब भी आपसे कहा जाए कि नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप कोई भी डायरेक्शन बताओ, लेकिन आप बता एक ही सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि इधर भी डायरेक्शन है, इधर भी डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन एक ही है जो है। आई बस में दो बातें मैंने आपको क्लियर करी। पहली चीज़ कि नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे ग्राफिकली। दूसरा पॉइंट मैंने ये आपको ये बताया कि नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर में भले ही आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एरोज़ बना सकते हैं जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पॉइंट में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती कहाँ है। इस वजह से हम कोई भी डायरेक्शन अपने मन मुताबिक चुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन चुनेंगे सिर्फ एक ही, क्योंकि एक वेक्टर का नियम है, एक वेक्टर का एक प्लेस पर सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। मैं लिख दूंगा अभी आपको नल वेक्टर समझा रहा हूँ मैं। बात समझ में आ गया? तो ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है? A vector whose magnitude is zero and has an unspecified direction is called a null vector or ज़ीरो वेक्टर। आई बात समझ में? तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो, मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, एंड हैज़ एन अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ज़रूर होती है, एन मतलब एक ही होती है, लेकिन अनस्पेसिफाइड रहती है कि मतलब वो डायरेक्शन क्या ली जाए। तो आपको जो इच्छा हो सो कहो, डायरेक्शन कोई भी वैलिड हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अगला पॉइंट क्या है? ग्राफिकली
it is represented by a point। ठीक है, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिम्बोलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो के ऊपर एरो लगा दिया है ऐसे। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि भैया ये ज़ीरो वेक्टर है, इसके अगल बगल हमने मॉड लगा दिए, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो लॉजिक पानी की तरह साफ है। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये ज़ीरो हो गया क्या, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर कितना होता है? ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर ज़ीरो वेक्टर का मॉड लिखा है तो आप उसको ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जिसमें फंडे की बात कर रहा था वो भी मैं लिखवा देता हूँ। फंडा क्या है? बहुत काम आने वाली चीज़ है, अगले साल 12th में बहुत काम आएगी। ठीक है, एक वेक्टर का, ठीक है, एक प्लेस पर एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक वेक्टर का एक प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब आप वीडियो को पॉज करके आप ये सब नोट कर सकते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर पे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? बहुत आराम से आप समझ जाइए, 2 ही 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है मुझे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी वेक्टर में आप नल वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर वही रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप नल वेक्टर में किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अल्टीमेटली वो नल वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, और अगर आपने ज़ीरो का मल्टीप्लाई किसी भी वेक्टर से कर दिया तो भी वो ज़ीरो वेक्टर ही रहेगा। आई बात समझ में? दिस इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। किसी वेक्टर में नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर को जोड़ने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नल वेक्टर में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे भी वो नल वेक्टर ही बन जाता है, और किसी वेक्टर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल वेक्टर बन जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्टीज़ नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो बहुत सिंपल है, बात बहुत ही आसान है कि कोई भी नल वेक्टर को अगर मैं आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? अ नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर can be written in terms of
आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप एज, कैसे, 0 वेक्टर बराबर 0i 0j और 0k। अगर यकीन ना हो तो चेक कर लो भाई, नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सारे कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, छाता पहना दीजिए। तो 0 का सारे 0 0 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, सबको ऐड करेंगे तो भी 0 रहेगा, अंडर रूट करोगे तो भी 0 आएगा। यानी अल्टीमेटली बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आई बात समझ में? अगर आप चेक करना चाहते हो मैं चेक करवा देता हूँ, चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। हम मॉड ऑफ 0 वेक्टर इस समय निकाल रहे हैं। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब सही है। तो क्या है, कोफिशिएंट्स लिखिए पहले सारे, फिर स्क्वायर करिए सबको, फिर ऐड करिए और छाता पहना दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब 0 वेक्टर का मॉड कितना आ गया, 0। तो हेंस वेरीफाइड है ना, यानी 0 वेक्टर को 0i 0j 0k लिखा जा सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नल वेक्टर फिनिश हो गया है आपका। अब हम लोग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो नॉर्मली बुक में नहीं लिखी होती है। राइटर अंडरस्टूड कर लेता है कि बच्चे को आती होगी, बच्चा समझ गया होगा, लेकिन बच्चा क्या समझा होगा वो तो मुझे ही पता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर हेडिंग है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। क्या है ये प्रॉपर्टी? अगर हम किसी वेक्टर को अगल बगल, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, कहाँ भी खिसका दें, जगह मतलब कितनी भी बदल दें आप, लेकिन उसका लेंथ नहीं बदलना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, और उसका एरो का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, यानी उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप किसी भी तरीके से वेक्टर की जगह बदलते हो, बस उसकी लेंथ ना बदलो और उसका ओरिएंटेशन ना बदलो। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, तो वेक्टर वही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इफ़ एनी वेक्टर इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन, shifted from its position without changing its length, length मतलब magnitude and orientation यानी कि direction, then the value of vector remains same, यानी वेक्टर वही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास ये वेक्टर था, ए वेक्टर, अगर आपने इसको नीचे सरका दिया तो अब भी ये ए वेक्टर ही रहेगा। अगर आप इसको ऊपर सरका देते हैं तो भी ये ए वेक्टर ही रहेगा। अगर आपने एक आगे सरका दिया तो भी ये ए वेक्टर ही रहेगा, और आपने अगर पीछे सरका दिया तो भी ये ए वेक्टर ही रहेगा। आप नोटिस करिए, लगभग मैंने कोशिश यही करी है कि हर केस में लेंथ बराबर रहे और डायरेक्शन भी देखिए सभी का एक ही तरफ है। तो जब आपने इस वेक्टर को ऊपर सरकाया तो भी वेक्टर वही रहा, इसको नीचे सरकाया तो भी वही रहा, इसको आगे सरकाया तो भी वही रहा, इसको पीछे सरकाया तो भी वही रहा। यानी यहाँ से सिद्ध होता है कि अगर हम लोग किसी वेक्टर को अपनी जगह से अगल बगल, आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट करते हैं, बस उसकी लेंथ ना बदली जाए और उसका ओरिएंटेशन ना बदला जाए, तो वेक्टर की सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेक्टर की वैल्यू वही रहती है। आप स्क्रीन को पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है, जो कि है मेथड ऑफ डिसाइडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, मैं इंक डाल लेता हूँ तब तक। यानी अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, कैसी कंडीशन होती है, किस तरीके से दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे कि हम उनके बीच का एंगल डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग है मेथड ऑफ डिसाइडिंग स्पेलिंग भूल गए, मेथड ऑफ डिसाइडिंग एंगल बिटवीन, BY W मतलब बिटवीन होता है, बिटवीन टू वेक्टर्स, मेथड ऑफ डिसाइडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो माय डियर, इसकी कंडीशन ये होती है कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डिसाइड करना हो, उनको टेल टू टेल जोड़ना पड़ता है। देखिए, मैं पहले एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर आपको लिखवाऊँगा। मान लो कि एक केस ये है कि हमारे पास ये एक A वेक्टर था और यहीं से एक दूसरा वेक्टर B वेक्टर शुरू था, और यहाँ पे जो एंगल था वो 120 डिग्री था। तो क्या इन दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल है? जवाब है ना। पहली चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि हम एंगल किस स्थिति में बताने के लायक हो पाएंगे। यानी पहले तो इनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से बनाइए कि हम एंगल के बारे में कुछ कह पाएँ। अभी हम इस स्थिति में तो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप इसमें बेटा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब आप सबसे पहले A को आगे सरका दीजिए। मतलब एक्चुअली होता क्या है, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल डिसाइड करने के लिए हमेशा वेक्टर्स को टेल टू टेल अटैच होना इम्पॉर्टेंट होता है। अब टेल टू टेल अटैच होने के लिए या तो B को मैं ऐसे सरका दूँ तो अटैच हो सकता है, या तो A को मैं आगे सरका दूँ तो अटैच हो जाएगा। सरका सकते हैं, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये B वाला एज इट इज़ रखा अपनी जगह पे और A वाले को मैंने सरका दिया। ठीक है, थोड़ा भावनाओं को समझिएगा। मान लीजिए कि हम बिल्कुल पैरेलल सरका रहे हैं, तो हमने A वेक्टर को सरका दिया। मतलब A वेक्टर पहले हमारा यहाँ कहीं था और ये वाला जो एंगल था वो 120 डिग्री था। तो मैं अब इसको यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, जब दो वेक्टर टेल टू टेल अटैच हो जाएंगे, इस स्थिति में आपके पास दो एंगल्स होंगे, एक एंगल छोटा और एक एंगल बड़ा। ठीक है, तो सपोज़ अगर देखा जाए तो अगर 120 ये है, आप इमेजिन करिए ये स्ट्रेट एंगल है, अगर इतना 120 है तो ये कितना बचा, 60। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया और ये एंगल 300 डिग्री हो गया। तो माय डियर, जो छोटा वाला एंगल होता है वही दो वेक्टर्स के बीच का एंगल माना जाता है। जो बड़ा वाला होता है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं माना जाता है। जो बड़ा वाला होता है उसको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं माना जाता है। आई बात समझ में? तो रूल क्या निकला कि whenever two vectors are attached tail to tail, then the smaller angle between them will be considered as the angle between them. तो वही मैं लिख रहा हूँ, when two vectors are attached tail to tail, then the smaller angle between them will be taken as angle between them. ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब मैं एक बात आपको और अच्छे से बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप ये तो सीख गए कि हम टेल टू टेल बना लेंगे तो एंगल आ जाएगा।
मैं इस स्थिति की भी बात कर रहा हूँ। मैंने खेल खेल में आपको बता भी दिया, आप नोटिस करिए। अगर ये स्थिति भी हो तो आपको क्या करना है, आपको जो पीछे वाला वेक्टर है यानी जिसका हेड जुड़ा हुआ है, टेल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, हेड वाले की बात कर रहा हूँ, आप हेड वाले को थोड़ा डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दीजिएगा। तो इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, तो डॉटेड लाइन और आगे वाले वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल क्या होता है, थीटा बनता है। चल के आ रही बात समझ में? यानी कि अगर कभी ऐसा केस मिले कि एक वेक्टर आगे फिर उसके आगे एक वेक्टर है और आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो पीछे वाला वेक्टर यानी जिसका हेड अटैच है, हेड के आगे डॉटेड लाइन बना दीजिएगा। तो डॉटेड लाइन और जस्ट आगे वाले एरो के बीच का जो एंगल बनेगा वही उन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये भी एक तरीका, मतलब टेल टू टेल वाला तरीका तो बेस्ट है ही है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए और आप नहीं चाहते हो ये तिलिक झाम करना, तो आपके पास ये तरीका भी है कि पीछे वाले एरो का डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दीजिएगा, तो डॉटेड लाइन और नया एरो इसके बीच का एंगल 60 डिग्री इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ डिसाइडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर, यानी जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो पहली बात तो ये समझ जाइए कि जब किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा वेक्टर आता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, हेडिंग है प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। तो कहानी ये है कि प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर with a vector always forms a new vector, always forms a new vector। जब भी कभी एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा एक नया वेक्टर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, दो एग्जाम्पल दूंगा आपको। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि हमने मास इनटू वेलोसिटी देखा। वेलोसिटी वेक्टर होती है और मास स्केलर होता है। मास इनटू वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो माय डियर, वेक्टर इनटू स्केलर हमेशा वेक्टर आता है, तो लीनियर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ऐसा हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं अगर हम, तो दूसरा एग्जाम्पल है फोर्स में अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये तो आपने डिवीजन बता दिया स्केलर का, आप तो प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो भैया थोड़ी अकल लगाइए, इसको हम ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/m टाइम्स ऑफ एफ वेक्टर भी तो लिख सकते हैं। तो अब ये पूरा ब्रैकेट की क्वांटिटी स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर इंटू स्केलर इज़ अ वेक्टर। ठीक है, यानी कभी भी अगर ये भी कहा जा रहा है कि हमने स्केलर से डिवाइड किया है, तो बेसिकली आप यही समझिए कि हमने 1/that स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, यानी डिवीजन जैसा उसको लेना ही नहीं है। आई बस वन में तो हमने क्या सीखा, जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक नई वेक्टर क्रिएट होती है। एग्जाम्पल हमने आपको दिए दो, आप स्क्रीनशॉट, आप वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। अब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। ठीक है,
मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन, हालात ये हुए कि आपने किसी ए वेक्टर को लिया, उसमें आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और आपको नया वेक्टर बी वेक्टर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन खड़े हो जाते हैं। पहला, इफ़ एस इज़ पॉजिटिव, दूसरा इफ़ एस इज़ निगेटिव। ठीक है, इसके बाद भी दो ऑप्शन फिर से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एस की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, या एस की वैल्यू मोर देन 1 है। मेरी बात समझिएगा, मतलब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर था, ठीक है, और जो स्केलर मल्टीप्लाई किया वो एक से कम है, मान लो आधा हो गया, तो 1/2 का ए से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप ए को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है क्या होगा, एरो का लेंथ आधा हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, और जिस डायरेक्शन में ए था उसी डायरेक्शन में ये भी रहेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर आपको ये सब थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिज़ल्ट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर ये ए वेक्टर है और आपने ए वेक्टर में +1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ टाइम्स हो जाएगा, और प्लस होने की वजह से डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक है, अब जैसे इसमें आ जाइए, मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर था ये, और आपसे कोई कह दे +2 से मल्टीप्लाई करके बनाइए, तो अब क्या हो गया, अब एरो की लंबाई 2 गुनी हो जाएगी और डायरेक्शन वही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है। इन द सेम वे आपको यहाँ भी हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कि मॉड ऑफ एस जो है वो आपका लेस देन 1 है, इस केस में मॉड ऑफ एस मोर देन 1 है। 1 से छोटा मतलब फ्रैक्शन में है, और 1 से मोर मतलब 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए समझाते हैं। मान लीजिए कि आपका वेक्टर जो था वो ए वेक्टर था, हमसे किसी ने कह दिया कि -1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बेटा एरो की लंबाई आधी तो हो जाएगी, लेकिन माइनस होने की वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, तो मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर ये था और आपसे कोई कह दे कि -2 से मल्टीप्लाई करिए ए में, तो आपका एरो डबल साइज़ का हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एरो डबल साइज़ का हो जाएगा और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यू कैन सी इट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं, एरो डबल लेंथ साइज़ का हो गया है और डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। ओके, थोड़ी सी कसरत करनी पड़ी इसको करने में, कोई बात नहीं, चलिए आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जिस जगह पे आपको दिखाई दे रहा था वहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, यानी अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट ये निकला कि जितने नंबर से मल्टीप्लाई होता है मैग्नीट्यूड या एरो की लंबाई उतने गुना हो जाती है, और अगर प्लस से मल्टीप्लाई हुआ है तो नया वेक्टर उसी डायरेक्शन में रहता है, और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो नया वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स, दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव तब कहलाते हैं जब दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो। ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर said to be negative
vectors of each other if they are equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल let A vector and B vector are negative vectors of each other. दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं. तो इसका मतलब सिम्बोलिकली क्या क्या मतलब निकला? सिम्बोलिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? सिम्बोलिकली लिखने का तरीका ये है कि या तो A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का B वेक्टर लिख दीजिए, ठीक है, या दूसरा तरीका B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का A वेक्टर लिख दीजिए. नहीं समझे? B वेक्टर यानी मतलब समझ रहे इसका माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है, माइनस क्या, -1 है यानी 1 टाइम्स ही हुआ, यानी मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं है. लेकिन माइनस का मतलब ये है कि अगर A की डायरेक्शन पूरब में है तो B की पश्चिम में है, ठीक है, A की डायरेक्शन नॉर्थ में है तो B की साउथ में, इस तरीके से. और अगर अच्छे से एलैबोरेट कर दें हम, तो हम ये भी कह सकते हैं कि A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड बराबर है, और दूसरा A की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है. चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे B कैप इज इक्वल टू माइनस A कैप लिख दीजिए. समझ गए? यानी सिम्बोलिकली A वेक्टर इक्वल टू माइनस B या B वेक्टर इक्वल टू माइनस A. जैसे न्यूटन में होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं. माइनस साइन क्या शो करता है कि दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है ना. तो समझ गए ना, निगेटिव वेक्टर्स में इस तरीके से लिख सकते हैं. मैं पूरा एलेबोरेट किया हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ. कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के निगेटिव तब कहलाते हैं जब when they are equal in magnitude but opposite in direction. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. तो अगर A और B निगेटिव वेक्टर्स हैं एक दूसरे के, तो A वेक्टर इक्वल टू माइनस B या B वेक्टर इक्वल टू माइनस A लिख सकते हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, और A कैप इक्वल टू माइनस B कैप या B कैप इक्वल टू माइनस A कैप आप लिख सकते हो. ठीक है, अब अगर हम ग्राफिकली बात करें, ग्राफिकली मतलब एरो वाली बात करें, तो एरो वाली बात ये हुई कि अगर A वेक्टर ये है, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बड़ा एरो B का होगा. ठीक है, समझ गए? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बड़ा एरो B का होगा. समझ जाइए, लगभग बराबर है. यानी दोनों के बीच का एंगल जो होना चाहिए थीटा, वो 180 डिग्री या पाई रेडियन होना चाहिए. ठीक है, ओके. तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं. मतलब याद रखिएगा, कभी भी अगर एंटी पैरेलल शब्द लगाया जाए आपके सामने, ठीक है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन, तो समझ जाइएगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है. तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर्स. ठीक है, तो समझ गए ना. तो इधर क्या हो सकता है, B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस A वेक्टर, या इसके लिए A वेक्टर इज इक्वल टू क्या, माइनस B वेक्टर. मतलब आपको हम एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिए. इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आप इस फिगर को ठीक से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अगर A ये था, A में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B बन जाएगा. देखिए, A में -1 से मल्टीप्लाई किया तो B बन गया. या अगर B है
तो b में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बन जाएगा, तो b में -1 से मल्टीप्लाई किया तो a बन गया। यानी कि मैं यहाँ पे लगे हाथ एक चीज़ ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी वेक्टर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका फंडा मैं आपको अलग से यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इफ a vector is multiplied by -1, then the vector gets rotated by 180 डिग्री और पाई रेडियन। यानी कि वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में घूम जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। हम अगले इम्पॉर्टेंट सेक्टर में जा रहे हैं। ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स का। इक्वल वेक्टर्स का सेक्टर है अपने पास। ठीक है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं? ओके, चलो, थोड़ा लॉकडाउन का समय चल रहा है तो मैनेज करके काम करना पड़ रहा है। चलिए इक्वल वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल कब कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल टू ईच अदर। टू वेक्टर्स आर said to be equal to each other if they are equal in magnitude and along same direction। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अलोंग सेम डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर मैं सिम्बोलिकली बात करूं तो कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं सिम्बोलिकली बात करूं तो इसको लिखने का बस एक ही तरीका है, क्या कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल। ठीक है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, कॉमा देन, तब क्या होगा? सिम्बोलिकली ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, यानी ए कैप और बी कैप इक्वल हो जाएंगे। ग्राफिकली बात अगर मैं करूं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इसको हटा दीजिए अब आप। ठीक है, इसका मतलब ये निकलेगा कि ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम है और दोनों का एरो का लेंथ भी सेम है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितने डिग्री हो गया? 0 डिग्री या 0 रेडियन। 0 डिग्री या 0 रेडियन, इसको पैरेलल डायरेक्शन बोला जाता है। जब सेम डायरेक्शन होती है तो 0 डिग्री या 0 रेडियन होता है, पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो ये हमारा पॉइंट बेकार हो गया, इससे कोई मतलब नहीं रहा, ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। इक्वल वेक्टर्स
भी हो गया है। इसके बाद अब आएगा वेक्टर अलजेब्रा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।